नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, समास। ये असल में शब्दों को जोड़कर उन्हें छोटा और असरदार बनाने की एक कला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समास होता क्या है। फिर एक एक करके इसके 6 मुख्य प्रकारों को देखेंगे, वो भी आसान उदाहरणों के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये समास है क्या और ये हमारी भाषा को और बेहतर कैसे बनाता है? देखिए, सीधी सी बात है, समास भाषा को ज्यादा कुशल बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसमें होता यह है कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा सा शब्द बना दिया जाता है, और मजे की बात यह है कि उस नए शब्द का एक नया मतलब निकल आता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि असल में ये काम करता कैसे है। हम समास के पहले 2 प्रकारों से शुरू करेंगे और सबसे पहले नंबर आता है अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें पहला वाला शब्द, जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, वही मेन होता है और ये एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द जो कभी अपना रूप नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रतिदिन। ये असल में प्रत्येक दिन को छोटा करके कहने का एक तरीका है। यहां पे जो प्रति शब्द है ना, वही मुख्य है और वो हमेशा प्रति ही रहता है, बदलता नहीं। अब तत्पुरुष समास में कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। यहां पहला नहीं बल्कि दूसरा शब्द यानी उत्तर पद हीरो होता है, और जब हम शब्द को तोड़ते हैं ना, तो इसके बीच छिपे हुए विभक्ति चिन्ह जैसे का, के, की वो वापस आ जाते हैं। जैसे कि शब्द है राजपुत्र, यहां पर असल में जोर पुत्र पर है ना? और जब हम इसका विग्रह करते हैं, मतलब इसे खोलते हैं, तो ये बन जाता है राजा का पुत्र। वो जो का था, जो शब्द में छुपा हुआ था, वो बाहर आ गया। चलिए, अब हम अगले 2 प्रकारों को देखते हैं। ये शब्दों को जोड़ने के कुछ और भी मजेदार तरीके हमारे सामने रखते हैं। ये वाला तो बहुत ही दिलचस्प है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि न तो पहला शब्द मुख्य है और ना ही दूसरा। कमाल की बात है ना? बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरी ही चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा कर देते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दशानन। अब इसका मतलब सिर्फ 10 मुंह वाला नहीं है। जैसे ही कोई दशानन कहता है, हमारे दिमाग में सीधे रावण की तस्वीर आती है। बस यही बहुव्रीहि समास की पहचान है। द्वंद्व समास को आप समझ सकते हैं कि ये बराबर वालों का समास है। इसमें दोनों ही शब्द, पहला भी और दूसरा भी, एक बराबर महत्व रखते हैं, कोई किसी से कम नहीं। जैसे कि माता पिता, यहां पर ना तो सिर्फ माता महत्वपूर्ण है और ना ही सिर्फ पिता, बल्कि दोनों का बराबर का महत्व है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये बन जाता है माता और पिता। चलिए, अब हमारे आखिरी जोड़े की बात करते हैं। ये दोनों समास किसी चीज का वर्णन करने पर ध्यान देते हैं। एक संख्याओं से वर्णन करता है तो दूसरा गुणों से। अच्छा, द्विगु समास को पहचानना तो सबसे आसान कामों में से एक है। अगर किसी सामासिक शब्द का पहला हिस्सा कोई नंबर, कोई संख्या हो और पूरा शब्द मिलकर किसी ग्रुप या समूह के बारे में बता रहा हो, तो समझ जाइए कि वो द्विगु समास है। इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है चौराहा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 राहों का समूह। यहां चौ का मतलब है 4, जो कि एक संख्या है। सिंपल। कर्मधारय समास में दोनों शब्दों के बीच एक खास रिश्ता होता है। एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, मतलब एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। एक बताता है कैसा और दूसरा बताता है क्या। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है नीलकमल। यहां नील यानी नीला रंग कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। तो विग्रह करने पर यह बनता है नीला है जो कमल। अब सब कुछ समेटने से पहले एक बहुत जरूरी नियम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक उपपद नाम का भी समास होता है, लेकिन उसे तत्पुरुष समास का ही एक छोटा हिस्सा माना जाता है। तो अगर कभी परीक्षा में ऐसा कोई उदाहरण आ जाए तो उसका जवाब तत्पुरुष समास ही लिखना सही रहेगा। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रीकैप करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। इन 6 प्रकारों को याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। अव्ययी भाव में पहला पद मुख्य, तत्पुरुष में दूसरा पद मुख्य, बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही मतलब, द्वंद्व में दोनों पद बराबर, द्विगु में
पहला पद एक संख्या और कर्मधारे में एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। समास को समझना सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटना नहीं है, बल्कि ये तो शब्दों के अंदर छिपी हुई बनावट और उनकी खूबसूरती को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। विपुल सोलंकी की ओर से नमस्कार।